तो चलो दोस्तों, आज अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और शुरू करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा। तो और सब बढ़िया, अपनी कॉपी किताब निकाल लो और शुरू करते हैं। ठीक, तो सर्कल के बारे में हम तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत। इससे पहला चैप्टर सर्कल ही हमने पढ़ा था। सर्कल में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंटर। जो सर्कल का आउटर लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। कोई भी नॉर्मल लाइन जो सर्कल के आसपास ऐसे गुजरती है हम उसको बोलते हैं सेकेंड। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं, फिर आगे देखेंगे चैप्टर में क्या है। ठीक है, अगर यही लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, कोई भी लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अच्छा, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करे अंदर से, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं भाई साहब? कॉर्ड। जो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ये पूरे सर्कल में एक बराबर रहता है। मतलब सर्कल देखने से हर तरफ से देखने में एक जैसा लगता है ना। और सेंटर से बाउंड्री तक के इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं भाई साहब? रेडियस। अच्छा, और रेडियस को डबल कर दें अगर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर से होते हुए, तो ऐसा कुछ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं भाई साहब? डायमीटर। ठीक, इतनी चीजें तो हमने पहले देखी थी सर्कल्स वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में तो सब थोड़ा कुछ नया है। जैसे इस अभी तक हम ये जानते थे कि इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक, और इस सर्कल का टोटल जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? वो 2 पाई आर होता है ना। अभी देखेंगे अच्छे से। मतलब ये पूरी लेंथ जो होती है वो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस होती है। रेडियस हमको दिया रहेगा सर्कल का, है ना। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको 22/7 या 3.14 ऐसा कुछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरे सर्कल का एरिया हो गया ना। पर अगर हम सर्कल में से कोई हिस्सा निकाल लें, जैसे एक केक होता है उसमें से ऐसे हम हिस्सा निकाल लेते हैं ना एक, तो इस हिस्से का क्या एरिया होगा? ठीक है, पहली बात, इस हिस्से का नाम क्या होगा? इस हिस्से का नाम होगा सेक्टर। क्या नाम होगा? सेक्टर। जैसे फिजिक्स में हमने देखा था ना वेक्टर। वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर वो चीज होती है जिसके पास डायरेक्शन होता है। ऐसे ये है सेक्टर, है ना। इसके पास डायरेक्शन है, देखो ये ऐसे नीचे की तरफ एरो दिखा रहा है ना। कोई भी सेक्टर लोगे तुम ऐसे, तो देखो ये एरो टाइप है, इसके पास डायरेक्शन है। तो याद करने का तरीका है, जैसे वेक्टर के पास डायरेक्शन थी वैसे सेक्टर के पास डायरेक्शन है। ठीक, अच्छा। और किसी भी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो होती है वो भी तो एक एरिया आप अपने पास रखती है। इस एरिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब? इस एरिया को, इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक, तो ठीक है, इतनी चीजें देखो पहले। अब हम देखते हैं कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो धीरे धीरे चलेंगे और फिर हम आखिर में ये जानेंगे कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। अगर मान लो ये एंगल दिया हो हमको कि एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर्स है, और इसका जो एक हमने सेक्टर बनाया जिसका जो मान लो हमने 30 डिग्री एंगल में उसको ऐसे कट किया, तो बताओ इस सेक्टर का क्या एरिया होगा, है ना। तो हम वो एरिया निकालेंगे। हमको कोई कहे कि हमने एक सेगमेंट बनाई, उस सेगमेंट मान लो वो सेगमेंट जो है सेंटर पे कुछ ऐसे एंगल बना रही है, वो एंगल हमको दिया है, तो बताओ इस सेगमेंट का क्या एरिया होगा। या हमको इस कॉर्ड की लेंथ दे दी, और कॉर्ड की लेंथ दे दी और पूछा कि बताओ इस जो सेगमेंट है इसका क्या एरिया होगा। या फिर कहा कि बताओ इस आर्क का लेंथ क्या होगा। मतलब कोई भी ऐसे तिरछी चीज, इसको आर्क बोलते हैं, है ना, ARC, आर्क। तो इस पूरे सर्कल के जो एरिया, मतलब पूरा सर्कल का जो लेंथ है इसको तो हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पर जो छोटी सी लेंथ है, जो एक पार्ट है लेंथ का, उसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो कोई कहे कि बताओ इस सेगमेंट का जो आर्क है उसका क्या लेंथ है। ठीक है, तो ये सब चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है, इसी के ऊपर। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। जो हमारे पूर्वज थे, जो मैथमेटिशियंस थे, जैसे कि आर्यभट्ट, है ना, या उससे भी पहले जो लोग थे, उन्होंने देखा कि जो सर्कल होता है ना, इसके पास एक स्पेशल चीज होती है। स्पेशल चीज क्या है? जैसे पहली बात तो सर्कल हमने डिफाइन कैसे किया था। सर्कल मतलब क्या? सर्कल मतलब ये कि हम एक पॉइंट से किसी दूरी पर जाएं, मान लो हम R दूरी पर गए, इस पॉइंट से R दूरी पर गए, फिर ऐसे रास्ते पर चले कि हमारी दूरी हमेशा इस पॉइंट से R ही रहे।
मतलब दूरी ना बढ़े ना घटे, तो हम ऐसे ऐसे चलते चले गए इस लाइन पे, और हमारी दूरी हमेशा इस पॉइंट से आर ही रही, मतलब इस पॉइंट से हमेशा हम आर डिस्टेंस पे दूर रहे, ठीक है। तो जिस रास्ते पर हम चलेंगे हम उसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस दूरी का बहुत महत्व है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और इस दूरी की डबल को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, सरकमफ्रेंस क्या है, इस सर्कल की लेंथ, ये लंबाई जो रास्ता है ये गोल गोल, और डायमीटर है ये लंबाई। किसी भी सर्कल के लिए, चाहे वो सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक। और इस रेशियो को हम एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं पाई। इसको क्या पढ़ते हैं, पाई, ठीक। मतलब कोई भी सर्कल होगा तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर जो है पाई होगा, ठीक है। अब डायमीटर मेजर करना आसान है, हम स्केल लगाएंगे भाई, डायमीटर हमको पता चल जाएगा क्या है। और अगर हमको डायमीटर पता चल गया, ये दूरी पता चल गई, तो हमको इसकी पूरी लंबाई पता चल जाएगी। कैसे, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या है, डायमीटर यहाँ डिवाइड में, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो पाई इंटू डायमीटर जो है वो हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, पर ये जो पाई है ना, ये जो रेशियो है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का, ये थोड़ा अजीब है। सरकमफ्रेंस ये है, ध्यान रखना, अजीब इसलिए है क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है मतलब इसको हम सिंपल रेशियो में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे कोई कहे कि हाफ क्या है, हाफ मतलब 1/2, भाई ये तो एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, कि इसको 1/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर पाई को हम किसी भी ऐसे रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे पर है तो ये रेशियो ही। कहने का मतलब, अगर तुम पाई की एक्चुअल वैल्यू देखोगे, ठीक है, तो पाई की एक्चुअल वैल्यू कुछ ऐसी आती है, रुको मैं लिख के दिखाता हूँ, 3.14, मैंने कुछ डिजिट्स तक लिखा है, 4159265358979, मतलब ऐसे पाई की वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तुम लिखते चले जाओ, ऐसे पाई की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि पाई बहुत बड़ा नंबर है भाई, 3.14 मतलब 3.2 से छोटा नंबर है पाई, है ना, पर 3.14 के आसपास इसकी वैल्यू ऐसे घूमती रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे बहुत पुराने मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने ऐसे 3-4 डिजिट्स तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। जो श्रीनिवास रामानुजन थे हमारे, उनके मतलब मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स से करीब 10 मिलियन डिजिट्स तक पाई की वैल्यू निकाली गई है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ डिजिट तक। ये तो वैसे मैंने कितना डिजिट्स लिखा, 10-20 डिजिट्स लिखा हो, 1 करोड़ डिजिट्स तक पाई की वैल्यू लिखी गई है ऐसे। तो मतलब मैथ्स भाई थोड़ा अजीब है, ठीक। तो जो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो है उसको हम पाई बोलते हैं। पाई की वैल्यू बहुत अजीब होती है, इसलिए हम अपने यूज करने के लिए 3.14 कभी लिख लेते हैं, मतलब केवल यहीं तक लेते हैं भाई, पूरा हम छोड़ देते हैं, या फिर हम पाई को 22/7 लिख लेते हैं, ठीक। ये पाई की वैल्यू याद कर लो, हर जगह काम आएगी। अच्छा, अब हमको जानना है कि इसका सरकमफ्रेंस क्या है। सरकमफ्रेंस क्या है ये कैसे जाने भाई, अब कोई भी सर्कल दिया है तो उसका रेडियस तो दिया ही होगा, है ना, रेडियस दिया होगा, इसका मतलब डायमीटर दिया होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस ही तो होता है ना। तो जो सरकमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा, अच्छा मैं डायमीटर को यहाँ 2 इंटू रेडियस लिख दूं क्या, ठीक। देखो सरकमफ्रेंस अपॉन 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू पाई। 2 इंटू आर जो है ये तो यहाँ नीचे है डिवाइड में, इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू आर इंटू पाई, 2 इंटू आर इंटू पाई, या इसको 2πr भी लिख सकते हो, है ना। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक। कोई भी सर्कल दिया है, मान लो तुमसे कोई पूछे कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उसका सरकमफ्रेंस, उसकी लेंथ बताओ, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई मान लो 22/7 इंटू आर, आर जो है 5। इसको तुम सॉल्व कर लोगे, तुमको तुम्हारे पास उस सर्कल की सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की, ठीक। कोई कहे चलो ठीक है, अब इस सर्कल का हम एरिया कैसे निकालें भाई, ये तो बाउंड्री हमको पता चली ना कि सर्कल की बाउंड्री कितनी बड़ी है, पर इस सर्कल के अंदर कितनी जगह है ना, कितना एरिया है इस सर्कल के अंदर, ये कैसे पता चलेगा। अभी तक हमने जाना कि जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2πr, ठीक है। एरिया के लिए तुम ये सोचो कि मैं सर्कल को कई पार्ट्स में तोड़ लेता हूं, है ना, ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक, ढेर सारे पार्ट्स में मैं तोड़ लूंगा सर्कल को। तो मैं कुछ ऐसे इनको अरेंज कर सकता हूँ क्या, एक पार्ट ऐसे लगाया, एक पार्ट उल्टा लगाया, फिर एक पार्ट ऐसे लगाया, एक पार्ट उल्टा लगाया, कुछ ऐसे ऐसे मैंने पूरे पार्ट को अरेंज कर लिया, है ना। अब तुम ये देखो
कि ये लंबाई किसके बराबर है, ये तो रेडियस के बराबर है। मतलब भाई यहाँ ये क्या था, ये सेंटर था, है ना। जैसे मान लो कोई मैंने पार्ट लिया ऐसे, अरे सॉरी, ये सेंटर था, ये जो पार्ट है यही तो ऐसा है, ठीक। तो ये जो पॉइंट था ये सेंटर था, और ये क्या था, सर्कमफ्रेंस था ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस होगी, और ये लंबाई कितनी होगी, ये होगी हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस। क्यों? क्योंकि भाई देखो आधा सर्कल तो इधर लग गया, आधा सर्कल इधर लग गया, टोटल सर्कल की लंबाई सर्कमफ्रेंस थी, तो हाफ सर्कल मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस, ठीक। सर्कमफ्रेंस क्या था, 2 पाई आर, इसका हाफ क्या हुआ, केवल पाई आर, है ना। तो यानी कि ये लेंथ कितना हुआ, पाई आर, 2 पाई आर का आधा। ये तो देखने में एक रेक्टेंगल है ना, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, पाई आर, ब्रेथ क्या है, आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया मतलब सर्कल का एरिया, ठीक। तो सर्कल का जो है वो एरिया क्या होगा, पाई आर इंटू आर, आर आर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ मतलब आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो सर्कल का एरिया होगा वो क्या होगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने सेक्टर की और सेगमेंट की, ठीक है। मान लो ये सर्कल है मेरे पास, बहुत ही गंदा सा सर्कल मैंने बनाया, कोई बात नहीं। मान लो ये सर्कल है, ठीक, मान लो सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है और ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका एंगल मान लो कुछ दिया हुआ है थीटा। भाई सेक्टर मतलब कुछ तो एंगल बना रहा होगा बीच में, ठीक है। सेक्टर मतलब एक ऐसा छोटा सा एरिया सर्कल का, ये पूरा सर्कल था, मैंने एक उसका पार्ट ले लिया, ठीक है। किसी ने कहा कि इस सेक्टर का एरिया बताओ। मैं कैसे बताऊं, एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मान लो ये जो एंगल है सेक्टर का ये 30 डिग्री है, ठीक है। जो टोटल सर्कल था, टोटल सर्कल में तो ये पूरा एंगल आ रहा था ना, है ना। सेक्टर में केवल 30 डिग्री आया, पर इस सर्कल के पास तो पूरा एंगल था। पूरा एंगल जो था वो कितना था, 360 डिग्री, है ना भाई। पूरा एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है ना। 360 डिग्री का एरिया था पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो 1 डिग्री का कितना एरिया रहा होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। भाई अगर 4 पेन जो थे वो तुमको 20 रुपए के मिले, तो एक पेन कितने का मिलेगा, 20/4 रुपीज़ का, क्योंकि ये 5 रुपए, है ना। इसी तरह हमने यहाँ पे 1 डिग्री में अगर 360 डिग्री मिलकर टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया बना रहे थे, तो 1 डिग्री मिलकर कितना एरिया बना, 1 डिग्री के पास इतना एरिया है। अच्छा, तो 30 डिग्री के पास कितना एरिया है भाई साहब, 30 डिग्री के पास है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, मतलब जितना 1 डिग्री के पास है इंटू 30। भाई अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने का होंगे, 5 इंटू 10, है ना। 1 डिग्री के पास अगर इतना है तो 30 डिग्री के पास एक के पास जितना है इंटू 30। तो समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा होता तो इस 30 की जगह थीटा लिखते हैं ना, है ना। तो अगर थीटा एंगल दिया है, कोई भी सेक्टर तुमको दिया है और उसका कोई एंगल दिया है, तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, उस सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, टोटल सर्कल का एरिया अपॉन 360, यानी कि 1 डिग्री का एरिया इंटू थीटा। इस फॉर्मूले को याद कर लो भाई साहब, कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। याद करने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री का एरिया इंटू जो थीटा, जो हमारा एंगल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सेगमेंट के बारे में देखते हैं कि भाई सेगमेंट क्या चीज है। मान लो ये सेगमेंट है, मतलब ये कॉर्ड है, ठीक है, ये जो है हमारी सेगमेंट है। मान लो अब ये पहले इसको, इस थीटा को भूल जाओ, ठीक। मान लो ये जो है ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रही थी, मान लो थीटा एंगल बना रही थी। अब हमसे किसी ने कहा कि भाई चलो इसका एरिया बताओ तुम, इस पार्ट का एरिया बताओ। ये हमारी सेगमेंट है ना, ये तो सेक्टर था, ये सेगमेंट है, ये जो पार्ट है इसका एरिया बताओ, किसी ने पूछा। कैसे बताएंगे, तुम इस सेक्टर का एरिया तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया क्या था, सेक्टर का एरिया था पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो इस सेक्टर का एरिया तुम निकाल सकते हो। क्या तुम इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो क्या, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, वो तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ना। देखेंगे कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे निकाल, जैसे ये तो रेडियस है, ये साइड हमको पता चल गई इस ट्रायंगल की, ये भी रेडियस है, ये साइड भी हमको पता चल गई, है ना। हमको पता है कि जब हम कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाते हैं,
स्क्वाड पे हम सेंटर से 90 डिग्री बना सकते हैं, है ना। और हम सिमिलरिटी से इन दोनों ट्राइंगल को बराबर प्रूफ कर सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो लेंथ है ना वो इस लेंथ के बराबर है, मतलब ये लेंथ इसके बराबर है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, इस ट्रायंगल का एरिया भी पता चल जाएगा, और अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा मतलब मुझे इसका टोटल एरिया पता चल जाएगा, और अगर इस टोटल का एरिया पता चल जाएगा तो मैं सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो इस सेगमेंट का एरिया मुझे मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब मेरा उद्देश्य है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। मुझे ये पूरा एंगल दिया था, मतलब हाफ इसके पास होगा हाफ इसके पास होगा, इस पूरे एंगल का जो पूरा एंगल था ना, ये पूरा एंगल मुझे दिया हुआ था। मान लो थीटा दिया हुआ था तो θ/2 यहाँ आएगा, θ/2 यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये रेडियस मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये साइड और ये साइड निकाल सकता हूं। कैसे? भाई ये तो हाइपोटेनस है और इस एंगल के लिए ये चीज बेस है, ये बेस हो गया ना, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसी पे रखा हुआ है, इस साइड पे रखा हुआ है। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये जो एंगल है, जैसे ये राइट है, ये हमारा 90 डिग्री है, इसके अपोजिट जो साइड है इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक। ये एंगल इस साइड पे रखा हुआ है ऐसे, तो मतलब इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा होता है, मतलब cos θ/2 होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है θ/2 है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है cos θ/2, ठीक। तो ठीक है, हमको हाइपोटेनस पता है, हमको एंगल पता है θ/2, इसका मतलब हमको cos θ/2 पता चल जाएगा। तो हमको ये पता है, हमको ये पता है, इसका मतलब हम बेस निकाल लेंगे। बेस क्या है? ये साइड। ऐसे ये साइड निकालेंगे, ऐसे साइन का यूज करके हम ये साइड निकाल लेंगे, क्योंकि इस एंगल के लिए ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है ना भाई। इस एंगल के सामने ये खड़ी हुई साइड है ना, मतलब सामने खड़ी हुई है, मतलब परपेंडिकुलर है। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या साइन θ/2? भाई एंगल θ/2 है ना, इसलिए हम यहाँ पे एंगल रख रहे हैं। नॉर्मली हम cos थीटा ऐसे लिखते हैं क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल यहाँ पे θ/2 दिया हुआ है तो हमने θ/2 रख दिया, ठीक। अच्छा, साइन θ/2 पता चल जाएगा क्योंकि θ/2 पता है, हाइपोटेनस पता है जो कि रेडियस है, और परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं भाई, क्या चिंता कर रहे हैं। कोई तुमसे पूछे कि इस आर्क की लेंथ बताओ, ये जो आर्क है इसकी लेंथ बताओ, ये कैसे बताएं भाई साहब? तुम ये सोचो कि टोटल जब 360 डिग्री था, तो मतलब 360 डिग्री मतलब पूरा गोल गोल, कंप्लीट एंगल जब था 360 डिग्री, तो इस पूरे की लेंथ क्या थी? इस पूरे की लेंथ थी 2πr, है ना। तो मतलब अगर केवल 1 डिग्री होता तो लेंथ क्या होती? 1 डिग्री के लिए इस सर्कल की लंबाई क्या है? वो है 2πr/360। तो अगर थीटा एंगल है ये, तो थीटा एंगल के लिए लंबाई क्या होगी इस आर्क की? वो होगी 2πr/360 इंटू थीटा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एरिया निकाला था सेक्टर का, उसमें हमने कहा था 360 डिग्री के लिए टोटल πr² है, तो 1 डिग्री के लिए हमने एरिया निकाल लिया, फिर थीटा के लिए हमने एरिया निकाल लिया, है ना। ऐसे यहां पे हमने क्या किया कि टोटल के लिए हमने लेंथ निकाल ली, फिर 1 डिग्री के लिए लेंथ निकाल ली, फिर टोटल जो थीटा एंगल था उसके लिए हमने 1 के लिए जितना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो थीटा के लिए हमको लेंथ निकाल आई, ठीक। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से हम आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क। इसको हम आर्क बोलते हैं ना। इस आर्क की क्या लंबाई है? आर्क लेंथ विच इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, ठीक। तो ये 2-3 फॉर्मूलेस तुम नोट कर लो, और अब हम क्वेश्चंस करेंगे भाई साहब, मजा आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक। ये सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला, ये आर्क के लेंथ का फॉर्मूला, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक। चलो तो हमारा क्वेश्चन है, और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमको एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। हमसे कहा गया कि तुम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि एक कोई भी सर्कल है, तो मतलब ये सर्कल है, ये सेक्टर है, ठीक है।
तो ये सेक्टर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो तुम ये एक एंगल तो देख सकते हो, पर ये जो सेक्टर है ये एंगल भी तो बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये सर्कल था और ये सेक्टर है, ठीक है, अब तुम कौन सा एंगल बताओगे? ये वाला और एक ये वाला, दो एंगल बना रहा है ना सेंटर पे। तो जो छोटा वाला एंगल होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर है हम इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर, ठीक, माइनर। और जो बड़ा वाला है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार सेगमेंट में होता है कि भाई कोई भी अगर ऐसे लाइन है जो कि सेगमेंट है, तो जो छोटा वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला एरिया है उसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो इस लेंथ का एरिया। कोई कहे मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो इसको छोड़ के ये जो पूरा एरिया बचा ये मेजर सेगमेंट का ही तो एरिया है, ठीक है। ऐसे ये जो है माइनर सेगमेंट का एरिया, ये जो है मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक। मतलब छोटा वाला जो है वो माइनर है, बड़ा वाला जो है मेजर है, ठीक। इसमें कहा गया कि इस सर्कल के तुम मेजर सेक्टर का एरिया बताओ। चलो मान लो दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। बताओ भाई, कोशिश करो, मैं करता हूं, ठीक। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पहले इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालूंगा और पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इस माइनर सेक्टर का एरिया उसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। मतलब पूरे सर्कल में से मैं ये चीज माइनस कर दूंगा, तो केवल यही एरिया बचेगा ना, ऊपर वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक। तो एक तो मैं कर सकता हूं पाई आर स्क्वायर, तब टोटल सर्कल का एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 30, यानी कि इस सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास इस जो माइनर मतलब मेजर सेक्टर है इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा? पाई की वैल्यू दी है 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है 4, आर स्क्वायर है मतलब 4 इंटू 4, ठीक, माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 30 अपॉन 360। भाई इसको कैलकुलेट करो तुम। थोड़ा इजी बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ में आए तो, अगर तुम्हें समझ में आए तो छोड़ सकते हो, मतलब क्या बता रहा हूँ वो चीज़। पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो दो बार अलग अलग कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है? तो तुम इसको दोनों जगह से बाहर निकाल सकते हो। कैसे? इन दोनों जगह से बाहर निकालोगे, पाई आर स्क्वायर तुमने बाहर निकाल लिया, मान लो इस पूरे को एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया और इस बड़े वाले ब्रैकेट से तुमने ये पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया। बाहर क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि दोनों के पास है, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकाला तो क्या बचा यहाँ पे? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, क्योंकि भाई अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर खुद ही बन जाएगा यहाँ पे, माइनस पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, बचा क्या? 30/360। ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक। यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर की जगह 1 ही बचा था मल्टीप्लाई में, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि तुमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला, माइनर सेक्टर का एरिया निकाला, बट पूरे सर्कल में से माइनस कर दिया तो तुम्हें मेजर सेक्टर का एरिया मिल गया। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि तुम डायरेक्ट मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। भाई डायरेक्ट कैसे निकाले? तुम डायरेक्ट ये देखो कि अगर ये 30 डिग्री यहां पे बना रहा है, टोटल जो है मतलब ये टोटल जो गोलाई है ये तो 360 डिग्री है, तो इस 360 में से अगर 30 चला गया तो क्या बचा? 330। मतलब ये जो एंगल है यहां से लेके पूरा यहां तक ये 330 डिग्री है ना। तो जिस लॉजिक के हिसाब से हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि जो मतलब ये वाला सॉरी कि जो टोटल एरिया है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 है, तो टोटल 330 का एरिया क्या होगा? 330, है ना। तो ये हमारे मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा डायरेक्ट। कहने का मतलब कि मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, मैंने मेजर सेक्टर का जो एंगल था वो निकाला और उसके बाद डायरेक्ट उस फार्मूले में रख दिया जो कि हमने डिराइव किया था। तो हो गया, अब समझ में आ गया इसमें क्या करने लायक है ना। सेगमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रायंगल लगेगा ना, ट्रायंगल में तुम लोग फंस सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है और हमने एक यहाँ पे सेगमेंट बनाया, ठीक है। ये सेगमेंट जो है सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है। हमें निकालना है, बताओ इस सेगमेंट का क्या एरिया है।
सेगमेंट मतलब ये हिस्सा, ये एरिया हमको निकालना है। कोशिश करो और फिर मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया निकालने के लिए कि पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो सेक्टर में से, तो जो बचेगा वो सेगमेंट का एरिया बचेगा, है ना। तो मैं तो वही करूँगा भाई साहब कि पहले मैं इस सेक्टर का एरिया निकालता हूँ। सेक्टर का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? सेक्टर का एरिया में निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया अपॉन 360, मतलब 1 डिग्री का एरिया इंटू जो एंगल है, एंगल क्या है 120, ठीक है। मतलब 1 डिग्री का एरिया ये हो गया, 120 डिग्री का एरिया ये हो गया। अच्छा, मतलब ये मुझे सेक्टर का एरिया मिल गया। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना, पाई की वैल्यू रखो 22/7 रख लो, ठीक है। चलो अच्छा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 रखा मैंने, मैं सेक्टर का एरिया बता रहा हूँ अभी, ठीक है। हमें निकालना किसका है? सेगमेंट का एरिया, ध्यान रखना। सेक्टर मतलब ये चीज़ पूरा, ये टोटली ट्रायंगल सहित। पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है? आर है 21, आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर का मल्टीप्लाई है ना, अपॉन 360 इंटू 120, ठीक। अब ये 7 है देखो डिनोमिनेटर में, और 21 से मल्टीप्लाई है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक। अच्छा, अब 22 इंटू 3, मतलब इस 21 तो कट गया ना नीचे वाले 7 से, 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 3 बचा। तो 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 क्या होगा? 66 है ना। 66 इंटू 21, मतलब ये बचा 66 इंटू 21 अपॉन 360 इंटू 120, कुछ ऐसा बचा ना भाई। ये 21 इस 7 से कट गया, 3 हो गया, 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस 0 से ये 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, अरे वाह, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 इंटू 66 मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 की 2 का एरिया 4, 7 6 जा 42 और 4 यानी 46। तो यानी कि इस सेक्टर का एरिया जो था वो तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था। एरिया जो क्या होगा उसका स्क्वायर हुआ ना, रेडियस का स्क्वायर हुआ, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अच्छा ठीक है, सेक्टर का एरिया मैंने निकाल दिया भाई साहब। अब क्या करा? अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल का एरिया बड़ा आसान है भाई, तुम इस ट्रायंगल को पहले देखो कि ये क्या चीज है ट्रायंगल। ट्रायंगल ही फंसाएगा मुझे लग रहा है तुम लोग को। टोटल ये 120 डिग्री है ना। अगर मैं बीच में सेंटर से यहां तक 90 डिग्री वाली लाइन बनाऊं, मतलब जो यहां पे 90 डिग्री बनाए, तो ये राइट एंगल, मतलब इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये और ये आपस में बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है, और ये साइड आपस में बराबर है। तो बाई RHS प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे कहने का मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से एकदम एक जैसे हैं, मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है। इसकी ये साइड इसके इस साइड के बराबर, इसकी ये साइड इसके इस साइड के बराबर, इसकी ये साइड इसके इस साइड के बराबर, यानी कि ये जो साइड है ये ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है। अच्छा, इसका ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल। टोटल एंगल था 120, तो यानी कि बराबर बराबर भाग में बट गए, मतलब ये 60 डिग्री बचा, ये भी 60 डिग्री बचा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया भी पता चल जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो इसका मतलब टोटल ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। टोटल ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो मैं माइनस करके उसमें से इस सेगमेंट का एरिया निकाल लूंगा, ठीक। तो मेरा उद्देश्य है केवल इसका एरिया निकालना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान होता है ना, ठीक। तो मैं बस इसका एरिया निकालना चाहूंगा। ये जो है ये रेडियस है, रेडियस क्या दिया हुआ है 21, मेरा मार्कर नहीं चल रहा भाई साहब, ये 21 दिया हुआ है, ठीक। ये जो है 90 डिग्री है, और जो एंगल रेडियस से है जुड़ा हुआ वो कितना है? वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। एरिया में कैसे निकालूं भाई? मुझे एरिया के लिए क्या, मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे निकालते थे। यहां पे बेस ये है, हाइट ये है, ठीक। ये क्या है? बेस, ये है हाइट। और बेस हाइट में कैसे निकालूं? तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री कैसे? जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइट मत मान लेना, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, ठीक। एंगल क्या है? 60 डिग्री है ना, यानी कॉस 60 डिग्री। अगर मैं इस हिसाब से लिखूं, इस ट्रायंगल के हिसाब से,
तो कॉस 60 डिग्री यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मुझे पता नहीं है, बी लिख देता हूँ, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 21। हमको पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है भाई, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ पुट करूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत इसलिए जरूरी है, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि बाकी सब तो मुझे पता ही है। 21 यहाँ डिवाइड में इधर भेजता हूँ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो 21 यहाँ डिवाइड से मैंने इधर भेजा तो मल्टीप्लाई में आ गया 21, ठीक। तो बी इज इक्वल टू क्या हुआ 21/2, जो कि होगा कितना 10.5। तो इस बी की वैल्यू आ गई भाई साहब मेरे पास 10.5। इसी तरह मैं एच की वैल्यू निकालूंगा। एच की वैल्यू कैसे निकालूंगा, साइन थीटा का यूज करके। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, जैसे ये परपेंडिकुलर मान लो इसको, ठीक है। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। थीटा क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, होती है √3/2, ठीक है। ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, अपॉन हाइपोटेनस जो कि 21। तो यानी कि P/21 इज इक्वल टू √3/2, है ना। अब 21 यहाँ डिवाइड में है, उधर भेजो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर भेजो मल्टीप्लाई में चला आया। अब 2 से हमने मतलब डिवाइड किया तो आया 10.5, यानी P की वैल्यू कितना आई √3 × 10.5, यानी P की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ना √3 × 10.5। √3 की वैल्यू होती है 1.7 या 1.17, नहीं 1.7 के आसपास, ठीक, 1.71 ऐसे कुछ, ठीक है। उसको पुट करके तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। अच्छा, तो यानी कि मुझको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई भाई साहब, और मुझको बेस की भी वैल्यू पता चल गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा और कुछ नहीं। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हाफ इंटू बेस क्या है भाई साहब, बेस है 10.5, या मैं इसको 21/2 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो क्या दिक्कत है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × 10.5, जिसको मैं 21/2 को मैंने लिखा था। अब पॉइंट लिखना अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया एक ट्रायंगल का एरिया, है ना। अब डबल में इसको करूंगा तो मुझे टोटल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो मुझे इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। इस 2 से 2 हटा दो, तो यानी कि इस टोटल ट्रायंगल का एरिया मुझे क्या मिला 21 × 21/4 × √3, 21 × 21/2 × 2 4, और √3 भी है भाई साहब साथ में। तो ये हो गया मुझे टोटल ट्रायंगल का एरिया मिल गया, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है, अब कैलकुलेट करो भाई, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 बन जाए 21 की 1 करिए ये 2, 21 2 जा 42 2, यानी 44/4 √3। अच्छा, तो ये हो गया हमारे ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मुझे निकालना क्या था, सेगमेंट का एरिया। मैंने किया क्या, मैंने सेक्टर का एरिया निकाला, मैंने ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेगमेंट का एरिया। जो सेगमेंट होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी सेक्टर माइनस ट्रायंगल, जो कि है सेक्टर का एरिया क्या था 462 माइनस सेगमेंट का एरिया क्या था 441/4 √3। ये चीज जो है ये हमारी है इस सेगमेंट का एरिया, यही आंसर है, ठीक है। अब कैलकुलेशन हो सकता है भाई हमने कहीं गलती कर दी हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन में देख लेना कि हो सकता है कहीं गलती हो, पर तरीका यही है, ठीक, कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का यूज करके। ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी तो भाई कुछ उसमें दिया होगा, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन में मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में नहीं देते उन लोग, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। उसमें हो सकता है कि ये डिस्टेंस पहले से दिया हो, अब ये डिस्टेंस देगा, तुमको ये पता है तो तुम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे और ये निकाल लोगे, तो भाई ठीक है, बेस हाइट पता चल गया, ट्रायंगल का एरिया तुरंत मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई तुमसे कहे कि इस आर्क का लेंथ बताओ, तो क्या बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे भाई, टोटल 360 के मतलब थीटा एंगल के लिए हमने, अच्छा फॉर्मूला तो मैंने निकाला है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। 360 मन नहीं मान रहा भाई, एक बार और। 360 के लिए आर्क की लेंथ थी 2πr, तो 1 डिग्री के लिए आर्क की लेंथ हुई 2πr/360, तो यानी थीटा डिग्री के लिए आर्क की लेंथ होगी कितनी 2πr/360 × थीटा। भाई ये भी तो पूरी आर्क ही थी ना, तो 360 के लिए टोटल लेंथ थी 2πr, फिर हमने 1 डिग्री के लिए निकाला, फिर हमने थीटा के लिए निकाला,
थीटा यहाँ पे 120 दिया हुआ था, तो 120 के लिए आर्क की लेंथ क्या होगी, वो होगी 2 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है 21 और पाई क्या है 22/7 अपॉन 360 इंटू थीटा। थीटा क्या है 120 दिया हुआ है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से 3 कट गया, 44 सेंटीमीटर्स आ गए हमारे आर्क की लेंथ। ठीक, निकाल के देख सकते हो। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, और तो सब जानते ही हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखें या फिर इतना सफिशिएंट रहेगा भाई साहब? अच्छा, मान लो कोई तुमसे कहे कि एक सर्कल है, मतलब सर्कल नहीं, मान लो एक टेबल है ऐसे गोल गोल, ठीक, और इस टेबल पे हमको कुछ डिजाइन बनानी है। ठीक, डिजाइन ऐसी बनानी कि ऐसे 6 कंधे बन जाए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बराबरी के कंधे बन जाए। ठीक, और ये जो एरिया है, ये एरिया हमको निकालना है। तो ये कितना एरिया है, मतलब कितना एरिया हम निकाल पाएंगे इस टेबल से, बताओ भाई। मान लो इस टेबल का तुमको रेडियस पहले से दिया हुआ था, कि रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर से, कुछ भी है, और हमने कहा कि हमने 6 पार्ट्स में उसको ऐसे डिजाइन में तोड़ा, बताओ क्या कितना एरिया हम निकालेंगे इसमें से। भाई सीधी सी बात है, 6 पार्ट्स में हमने तोड़ा, मतलब ये जो इंडिविजुअल एंगल्स हैं, क्या हम ये निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल्स तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि भाई बराबर पार्ट्स में हमने डिजाइन को तोड़ा है। तो यानी कि टोटल 360 डिग्री को हमने 6 पार्ट्स में तोड़ दिया है, समझे, यानी 360 डिग्री को हमने 6 पार्ट्स में तोड़ा, 6 6 जा 36 0, यानी कि हर एंगल 60 डिग्री के बराबर है। ठीक, और बराबरी में है ना, देखने में तो बराबर लग रहे हैं, तो बराबर ही होंगे भाई, सीधी सी बात है। तो बराबरी में तोड़ा है, मतलब हर सेगमेंट का एरिया जो है ये भी बराबर होगा। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूं, तो मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई करके सारे सेगमेंट्स का एरिया पता कर लूंगा, और जब सारे सेगमेंट्स का एरिया पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा कि नहीं भाई मुझे इतना एरिया निकालना है, टोटल सर्कल मतलब टोटल सेगमेंट का एरिया ही तो है ये। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुमको एंगल भी पता करना पड़े। ठीक, तो एंगल भी पता कर सकते हो कि भाई बराबरी में 6 पार्ट्स में तोड़ा है, टोटल 360 था, तो 6 पार्ट्स में टूट गया तो 60 डिग्री बचा, तो तुम्हें सेक्टर का जो एंगल था वो पता चल गया, सेगमेंट का एरिया सेगमेंट का जो एंगल था वो पता चल गया, और सेगमेंट का अगर एंगल पता चल गया तो तुम सेगमेंट का जो लेंथ है, सेगमेंट का जो एरिया है, सब निकाल सकते हो, समझे। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो चैप्टर को यही खत्म करते हैं, और ये फॉर्मूले इनको अच्छे से याद कर लो, समझ लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।